हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर सेकंड है आपका 14 मार्च को इसका पेपर लगा हुआ है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इसके आज हम लोग इस क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट आपका ये 4 रहने वाला है। इससे पहले जो 3 पार्ट हम दे चुके हैं क्वेश्चन आंसर के, उनको आपने नहीं देखा है या मैराथन नहीं देखी है तो आप गलती कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। कहीं भी आपको भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समाज शास्त्र की विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप हमारी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो आपका कोई भी टॉपिक कहीं से छूट नहीं सकता। समाज शास्त्र की विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखिए। समझते हैं समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही अपना डेवलप करता है। बिना समाज के व्यक्ति का कोई जीवन ही नहीं है। बिना समाज के वो नहीं रह सकता। उसकी जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। उसे समाज के साथ आना ही पड़ेगा। यही कारण है कि व्यक्ति मनुष्य सदा से अपने मित्रों तथा साथियों के संपर्क में रहना चाहता है। यही कारण है कि जो मनुष्य है वो हमेशा से ही अपने मित्रों, अपने साथियों, सहयोगियों, समाज के लोगों के साथ में उनके संपर्क में रहना चाहता है और उनके साथ रहते हुए हमेशा मित्रता, सहयोग और नेतृत्व के द्वारा अपना सामाजिक विकास भी करना चाहता है। समाजशास्त्र जो है यानी कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है ना। उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, वो समाज में रह करके ही फुलफिल हो सकती है। वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रह करके ही कर सकता है। समाज से बाहर मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका जीवन बिना समाज के निर्वहन नहीं हो सकता। उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने भरण पोषण के लिए समाज के संपर्क में आना ही पड़ेगा। तो यानी कि इसीलिए व्यक्ति अपने सभी कार्यों के लिए कह सकते हैं कि समाज के संपर्क में रहता है, अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ जो है जीवन व्यतीत करता है। यह भी सही है कि मनुष्य के सामाजिक विकास करने की इच्छा केवल सामाजिक संपर्कों, सोशल कांटेक्ट के द्वारा ही पूरी हो सकती है। अतः व्यक्ति और समूह में सदैव अंतःक्रिया, इंटरैक्शन होता रहता है। कोई व्यक्ति हो और समूह हो तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, आपस में अंतरक्रिया होती है, एक दूसरे के आचारों विचारों का प्रभाव पड़ता है और इस परस्पर होने वाली अंतः प्रक्रिया में अनेक सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सामाजिक तत्व निहित रहते हैं जो सभी समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। तो यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, जो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र है इसके दोष क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके अवगुण क्या हैं, जो भी पूछ ले आप यही लिखेंगे। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं जिनके दायरे में रह करके ही वो अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। यह सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है ना। इट इज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ ऑल टाइप्स, क्योंकि ये केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित है और यह दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों से संबंधित प्रश्नों पर मौन ही रहता है। यानी कि जो समाजशास्त्र है वो सिर्फ सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र के क्वेश्चंस का ही आंसर दे सकता है। ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर बिल्कुल चुपचाप रहता है, मौन रहता है, उनके आंसर नहीं दे सकता। शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श समाज, जीवन का अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम आदि प्रश्नों के उत्तर समाजशास्त्र के माध्यम से संभव नहीं है। इनके उत्तर दर्शन के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के उपयुक्त विधियों, अध्यापक एवं छात्र के मध्य संबंध कैसे हैं, शिक्षा का केंद्र कौन है, इन प्रश्नों के उत्तर शैक्षिक मनोविज्ञान देता है।
शैक्षिक समाजशास्त्र इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के मात्र सामाजिक दृष्टिकोण तक ही सीमित है। समाज से संबंधित है तो सामाजिक दृष्टिकोण तक ही सीमित है। समाज से संबंधित क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित है और अपनी सीमाओं में ही निहित है। ये हमने क्या जाना, शैक्षिक समाजशास्त्र की क्या सीमाएं होती हैं उनको हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आदिम जाति के बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति हो या आदिम जाति हो, बात एक ही है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में आदिवासी निवास करते हैं वहां के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक प्रादेशिक भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल के कार्यक्रम भी आदिम जातीय जीवन और वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। स्कूल में जो भी कार्यक्रम हो वो आदिम जाति, जिस तरीके से आदिम जातीय लोगों का जीवन होता है उसी के बेस पे कार्यक्रम करवाए जाएं और उनके वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। इन बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर पर स्कूलों, हॉस्टल सुविधाओं और छात्रवृत्तियों का काफी विस्तार भी करना होगा तथा उच्च शिक्षा में भी छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का संचालन विकेंद्रित करना होगा। कुछ इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्तियों को कॉडर बनाया जाना चाहिए जो अपने आप को आदिम जातियों की सेवा में लगा सकें। इस दृष्टिकोण से नंबर 1 तो आदिम जातीय क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तभी वो इनके हित में काम करेंगे जब उनको सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहन देगी। सरकारी पदों में विशेष उपकाडर बनाए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य आदिम जातीय क्षेत्रों में काम के लिए व्यक्तियों का चयन होना चाहिए। आदिम जातीय क्षेत्रों में काम के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनका चयन होना चाहिए। इन उपकाडरों की उपलब्धियां यानी कि वेतन वगैरह, परिलब्धियां इनको कहते हैं, इतनी होनी चाहिए कि वे उत्तम उपलब्ध व्यक्तियों को आकृष्ट कर सकें, यानी कि अच्छा वेतन देकर के। इन जातीय लोगों में से होनहार युवा व्यक्ति छांटे जाने चाहिए। क्या? होनहार युवा व्यक्ति छांटे जाने चाहिए, चूज किए जाने चाहिए और उन्हें आदिम जातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन समझा कि आदिम जाति के बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लैंगिक विविधता को स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं लैंगिक विविधता। लैंगिक असमानता का अर्थ है नारियों के साथ पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा बर्ताव न करना। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? नारियों के साथ पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा बर्ताव न करना, उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य न समझना, उनको समान अवसर न देना, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन आदि न देना, उन्हें एक प्रकार से भार समझना, पुत्र की उत्पत्ति में प्रसन्नता दिखाना और पुत्री के जन्म होने पर निरस्ता दिखाना, दुखी होना, परेशान होना, है ना। तो ये बहुत बड़ा लैंगिक भेदभाव है। पुरुषों, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव के प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। किस किस तरीके से भेदभाव होता है? देखिए, लड़कियों के स्थान पर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सीमित व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकल्प हैं। ये काम लड़कियां नहीं कर सकते, ये सब लड़कियां कर सकती हैं, या ये लड़कियां कर सकती हैं, इनको लड़के नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा भेदभाव। आधारभूत मानव अधिकारों से वंचित रखना, महिलाओं और लड़कियों से मारपीट करना, दहेज संबंधी मांगे जो है कि होना, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सभी जो है बहुत बड़ा भेदभाव है। यही लैंगिक विविधता है। आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय संस्कृति में निहित कला और साहित्य के अंतर्गत व्याप्त जो विविधता है, कला और साहित्य यानी कि हर स्टेट में, राज्य में सबकी संस्कृति अलग है, मोस्टली जो है नृत्य अलग है, संगीत अलग है, हर तरीके से कला और साहित्य में डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी क्लियर होता है, एकता दिखाई देती है। इसको समझते हैं। देखिए, भारतीय जीवन में कला और साहित्य की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है।
चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं नृत्य, संगीत आदि कलाएं भारत की एकता की परिचायक हैं। ये क्या है, मतलब अलग अलग, जैसे चित्रकला हो गई, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, नृत्य, संगीत, ये सब कलाएं हैं जो भारत की एकता के परिचायक हैं। इन्होंने भारत को एकता में बांधा हुआ है। कर्नाटक का यक्षगान हो गया, केरल का कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, आदि सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। देश के विभिन्न भागों में बने जो भी मंदिर हैं, जैसे बिहारों में बोध गया और राजगीर, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, मध्य प्रदेश की विदिशा में सांची के स्तूप आदि सभी भारतीय कला और संस्कृति विरासत के ही प्रतीक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत भी भारतीय सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है, जिसकी जड़ें सामवेद में देखी जा सकती हैं। लोक धुनें जैसे भोपाली राग, अहिरी, भैरव एवं ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल एवं गजलें संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं, जो हिंदू और मुस्लिम घराने की एकता का चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो यही हमारी है, जो कला और साहित्य में विविधता है उसके बावजूद भी एकता दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आइए इनको समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व इस प्रकार है। नंबर 1 तो धार्मिक सहिष्णुता से बुद्धिवाद का विकास। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति उदार सहिष्णुता का भाव रखता है, वह सभी धर्मों का आदर करता है, सभी के विचारों को सम्मान देता है। धार्मिकता की न्यूनता से सांसारिकता या लौकिकता पर कम बल। धर्मनिरपेक्षता में धर्म की न्यूनता के कारण धर्मनिरपेक्षता में धर्म को इतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में क्या कहा गया है, सभी धर्म एक समान है, किसी पर्टिकुलर धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता में धर्म की न्यूनता के कारण परलोक या अलौकिक विश्व के बजाय इस लोक से संबंधित सांसारिक कर्तव्यों पर विशेष बल दिया जाता है। इससे लोगों पर धर्म का उतना आवश्यक नियंत्रण नहीं होता जितना समाज का आवश्यक नियंत्रण होता है। थर्ड वन पॉइंट है समानता और बंधुत्व। इनमें सभी धर्मों के लोगों को समान विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको समान विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी को भी धर्म एवं जाति के नाम पर हतोत्साहित नहीं किया जाता है। सबको अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समान विकास के अवसर आसानी से सुलभ हो जाते हैं। अगला है लचीलापन एवं वैज्ञानिक अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है। ये बदलती हुई परिस्थितियां, बदलती हुई कंडीशंस, सिचुएशंस और व्यवहार के तरीकों के साथ बदलता जाता है। इसमें बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से अनुकूलन की क्षमता भी निहित होती है, क्योंकि ये कट्टरता पर आधारित ना होकर के विवेक पर आधारित है। कट्टरता पर आधारित ना होकर के किस पर, विवेक पर आधारित है। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही हमारे 4 पॉइंट है। इसमें धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व तो हमने समझ लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, शिक्षा के उत्पादक एवं अनुत्पादक स्वरूप की विवेचना कीजिए। चलिए जानते हैं, शिक्षा के उत्पादक एवं अनुत्पादक स्वरूप को समझते हैं। देखिए, शिक्षा को लेकर के लंबे समय से ये बहस चली आ रही है कि शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है या अनुत्पादक प्रक्रिया है। अनेक विचारक शिक्षा को केवल मानव का मात्र मानसिक शारीरिक विकास करने वाली एक अनुत्पादक क्रिया मानते हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये सिर्फ मानव का मानसिक और शारीरिक विकास करने वाली एक अनुत्पादक क्रिया है, जबकि बहुत से विद्वान शिक्षा को एक उत्पादक क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जब से शिक्षा को उदार और उपयोगी शिक्षा के रूप में 2 भागों में बांटा गया है, तब से यह धारणा बलवती हो गई है और ज्यादा इसको बल मिला है कि उपयोगी शिक्षा के रूप में शिक्षा सीधी उत्पादन से जुड़ गई है। किससे? शिक्षा जो है वो सीधी उत्पादन से जुड़ गई है, परंतु शिक्षा अन्य उत्पादक क्रियाओं की तरह अर्थशास्त्रीय संदर्भ में उत्पादक नहीं कही जा सकती है। इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे शिक्षण कार्य द्वारा वस्तुओं की अपेक्षा मनुष्यों में सुधार लाया जाता है। टीचिंग वर्क के द्वारा, शिक्षण कार्य के द्वारा वस्तुओं की अपेक्षा किसमें? मनुष्यों में सुधार लाया जाता है। यह भी इसका एक कारण है।
इसलिए उससे अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। जो शिक्षा है हमारी, उससे अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, क्योंकि शिक्षा वस्तुओं के निर्माणकर्ताओं का निर्माण कुशल मानव शक्ति के रूप में करती है। चीज़ों को बनाने वाले वस्तुओं के निर्माणकर्ता जो हैं, उनका निर्माण कैसे होता है? कुशल मानव शक्ति के रूप में उनको डेवलप करने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा व्यवस्था के द्वारा मूल निर्णयों के आधार पर अनुत्पादक निर्णय लिए जाते हैं। शिक्षा समाज के स्वीकृत मूल्यों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती है। शिक्षा उपभोग की वस्तु और उत्पादन का कारक होती है। उपभोग की वस्तु है, उत्पादक का कारण है ये उत्पादन का। शिक्षा का मूल्यांकन और आवश्यकता उसके व्यवहारिक प्रयोगों पर ही नहीं निर्भर करता, वरन स्वयं में ही क्या है? एक महत्वपूर्ण है। अतः यह उपभोग की वस्तु है। उत्पादन के कारक के रूप में यह तकनीक और संगठन के आधारभूत कौशलों, अभिवृत्तियों, व्यक्तियों के गुणों और परिवेश का निर्माण भी करती है। तो हमने समझा कि शिक्षा कैसे उत्पादक और अनुत्पादक के स्वरूप में अपने आप को, शिक्षा के उत्पादक और अनुत्पादक स्वरूप क्या हैं उनको हमने समझा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। जो भी पूछ ले, अगर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पूछ ले तो आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए क्या है, मुर्डो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निम्न 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मुर्डो कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है ये 4 स्टेज से गुजर करके तब होता है परिवर्तन। पहला है हमारा इनोवेशन, नव परिवर्तन। दूसरा है सामाजिक स्वीकृति। तीसरा है चयनित विलोपन और फिर है एकीकरण। आइए समझते हैं इसको। पहला है हमारा नव परिवर्तन। देखिए सर्वप्रथम नव परिवर्तन की अवस्था में एक व्यक्ति, जैसे कोई अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो कुछ नई आदतें डालता है जो बाद में समाज के अन्य सदस्यों के लिए अनुकरणीय बन जाती हैं। जो दूसरे लोग हैं, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई आदर्श व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का जब कुछ नई आदतें, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो समाज फिर उसका अनुकरण करने लगता है। ठीक है, अनुकरणीय बन जाती है और समाज में कुछ परिवर्तन फिर देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी जैसे अभी बॉलीवुड में अगर कोई फैशन चल जाता है तो लोग उसी फैशन को लेकर के चलने लगते हैं, तो ये एक बदलाव आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी अवस्था सामाजिक स्वीकृति होती है। जब कोई आदत एक व्यक्ति द्वारा स्वीकारी जाती है, एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती है। परंतु जब उसे देख करके एक वर्ग के लोग उसे स्वीकार करके अपनी आदत बना लेते हैं तो ये संस्कृति का भाग बन जाती है। अगर कोई एक व्यक्ति आदत बदल ले अपनी, तो इससे समाज में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जब उसे देख करके किसी अन्य वर्ग के लोग, समाज के लोग उसको कॉपी करने लग जाएं, तो ये संस्कृति का भाग बन जाती है। नई विचारधारा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की जो तीसरी अवस्था है वो है चयनित विलोपन। ये क्या होती है? जब कोई आदत उपयोगी और लाभकारी होती है और संतुष्टि देती है तो लोग उसे स्वीकारते हैं, प्रयोग भी करते हैं। परंतु नए आविष्कारों के आ जाने से जब ये आदत अनुपयोगी हो जाती है, लोग इसे छोड़ देते हैं, नई आदत को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये चयनित विलोपन कहलाती है। लास्ट वन है हमारी चौथी, सामाजिक परिवर्तन की अंतिम अवस्था एकीकरण के अंतर्गत भी समाज के सदस्यों द्वारा कई तरह की आदतें ग्रहण करने के बाद भी कुछ को ही सामाजिक स्वीकृति मिलती है। यानी कि समाज के सदस्य जो है कई आदतों को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी आदतें है ना होती हैं जिनको समाज एक्सेप्ट करता है, जो बाद में धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें धीरे धीरे आपस में समायोजित होकर के एक समग्र रूप लेकर के संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं और यह एकीकरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। सामाजिक परिवर्तन समय सापेक्ष है और समय के अनुसार इसकी गति कभी मंद और कभी तीव्र होती रहती है। बस यही सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आपको लिखनी है, समझनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान पर एक टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए आपको पता है कि संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संविधान शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक सोच रखना।
किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा होता है। कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन कैसे होता है? संविधान के द्वारा ही होता है। संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। इसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि राज्य के 3 अंग होते हैं तथा उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण भी रहता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमने संविधान पर एक छोटी सी टिप्पणी कर ली, उसको समझ लिया। आगे बात करेंगे सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्य को समझिए। देखिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में असमानताओं को दूर करना, समाज में जो डिसबैलेंस है, जो असमानताएं व्याप्त हैं उनको दूर करना और सामाजिक समता की स्थापना करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना, असमानता को दूर करके समानता लाना। यह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा द्वारा समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाती है। जो सामाजिक न्याय है ये प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है और इस समान स्तर को प्राप्त करने में आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, भेद का जन्म स्थान के आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा तुम किसी अन्य धर्म से आए हो, तुम्हारी जाति नीची है, तुम जो है तुम गर्ल्स हो या अन्य तरह से जो भी है, भेदभाव नहीं होगा। इसी प्रकार व्यक्ति को इन सभी आधारों पर राज्य की किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो ये हमने क्या समझा, सामाजिक न्याय का संवैधानिक मूल्य क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जनतंत्र में शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे लोकतंत्र भी लिखा हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी, जनतंत्र हो या लोकतंत्र हो एक ही बात है। आगे बात करते हैं जनतंत्र में शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए। देखिए, जनतंत्र में अनेक शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जनतंत्र में अनेक शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्र स्वयं क्रिया करके, लर्निंग बाय डूइंग, शिक्षकों के साथ अंतः क्रिया करके अपनी जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान करे। अतः इस तंत्र में करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने, चिंतन और तर्क द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। योजना विधि से छात्रों में क्रियात्मकता, सामूहिक अधिगम, प्रेम, सहयोग, भाईचारा, समन्वय, धैर्य, सहिष्णुता और सामूहिकता आदि गुणों का विकास होता है एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जनतंत्र में जो प्रचलित शिक्षण विधियां हैं, जैसे आपकी मॉन्टेसरी पद्धति हो गई, ह्यूरिस्टिक पद्धति हो गई, प्रयोगशाला पद्धति, योजना, डाल्टन, सक्रिय शिक्षण पद्धति आदि जो है ये प्रचलित शिक्षण विधियां हैं। तो जनतंत्र में जो शिक्षण विधियां होनी चाहिए वो आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए, हमारे भारतीय समाज में जो शैक्षिक अवसरों की जो विषमता है उसके पीछे कारण क्या है समझते हैं। देखिए, भारत में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के विभिन्न कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है और बहुत थोड़ा भाग अपेक्षाकृत धनी। किसी शिक्षा संस्था के नज़दीक रहते हुए भी गरीब परिवारों के बच्चों को ये अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवारों के बच्चों को मिल जाता है। हमारे देश में जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा जो बड़ा भाग है उसमें गरीब लोग आते हैं, अमीर थोड़े हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवसर, जो मौका, जो सुख सुविधाएं, जो भी कुछ है वो अमीर लोगों को मिल जाता है, अमीर घरों के बच्चों को मिल जाता है, गरीब को नहीं मिल पाता। यह भी एक शैक्षिक अवसरों की विषमता का एक कारण है। जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं वहाँ के बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल जाता है जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएं होती हैं। ये भी एक विषमता का बड़ा कारण है। शिक्षा की विषमता का एक और बड़ा दुस्साध्य रूप
स्कूलों और कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तर के कारण पैदा होता है। यानी कि शिक्षा की विषमता इसलिए भी बड़े लेवल पर है क्योंकि सभी स्कूलों और कॉलेजों का अपना अपना अलग लेवल है, अपने अपने मानदंड हैं, अलग अलग अपना एक स्वरूप है ना। इस कारण भी बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, ये भी एक बड़ा कारण है। घरेलू वातावरण के भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक मोस्टली परिवारों का जो घर का वातावरण है ना, उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसके कारण भी भारी विषमताएं पैदा होती हैं। देहात के घर या शहर की गंदी बस्तियों में रहने वाले और अनपढ़ माता पिता की संतान को शिक्षा पाने का वो अवसर नहीं मिलता जो उच्च शिक्षा पाए हुए पेरेंट्स के साथ रहने वाले उनकी संतान को मिलता है, क्योंकि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चे को भी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। वहीं पर जो देहात में, गांव में जो है रहते हैं, जिनके पेरेंट्स इतने शिक्षित नहीं है, तो वो शिक्षा की इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझते और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ये भी एक कारण है। आगे बात, तो इस तरीके से हमने ये 4 कारण इसके समझे कि भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की विषमता के क्या कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से विकसित हो चुकी थी और हमारे लोकतंत्र में प्रारंभ से ही सभी के लिए समान अवसरों के माध्यम से सामाजिक ताने बाने के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यूपीई यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की भूमिका को स्वीकार भी किया गया है। सार्वभौमिकरण संकल्पना सभी के लिए है, केवल कुछ विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है। इसका ये भी अर्थ है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः राज्य को जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्तर और जन्म स्थान के पक्षपात के बिना प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान की धारा 45 के अनुसार भी 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अति आवश्यक है। तो ये हमने क्या समझा, सार्वभौमिकरण का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में हास्यकरण का क्या है। हास्यकरण क्या है, हास्यकरण को स्पष्ट कीजिए। हास्यकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए। एक ही बात है। देखिए, शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य क्या है, समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। समाज के ऐसे वंचित वर्ग, ऐसे समाज समूह के, ऐसे समुदाय के बच्चे, ऐसे समूह के लोग जो शिक्षा से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। ठीक है। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, किनारे हैं बिल्कुल, है ना, क्योंकि उन्हें समाज के उच्च या धनी वर्गों के समान शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा में हास्यकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलता है जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदायों के होते हैं और अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना भी पड़ जाता है। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के बच्चों पर नजर रखें और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनका स्कूल में दाखिला अवश्य कराएं। तो ये हमने समझा कि शिक्षा में हास्यकरण क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा राइट टू एजुकेशन ऑफ एक्ट है 2009, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखिए, विशेषताएं क्या है। नंबर 1 तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित
और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा भी किया जाएगा। निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे और उनमें वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है। इन बच्चों को ना स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म, पुस्तकों, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर भी खर्च करना होगा। बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा, न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार भी नहीं करेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की, जिनको हमने समझा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा, तो ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। हो सकता है खाली आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, टिप्पणी लिखिए या स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति को स्पष्ट कीजिए। इतना पूछेगा तो ये आपसे शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, हमने दोनों को मिला करके एक साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, गांधी जी ने कहा था, निरक्षरता हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन साक्षरता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1951 में देश में कुल 30 करोड़ व्यक्ति ही निरक्षर थे। सन 1981 में यह संख्या बढ़ करके 43.7 करोड़ हो गई और बाद के वर्षों में लगातार इस संख्या में वृद्धि होती गई। साक्षरता को मानव के विकास का एक बहुत ही जरूरी अंग मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के 3 करोड़ निरक्षरों को सन 1990 तक और 5 करोड़ लोगों को 1995 तक साक्षर करना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी ने इस बात पर भी बल दिया कि साक्षरता को पढ़ने लिखने और गणित सिखाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि देश के परंपरागत मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत के साथ इसे जोड़ना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया और इसे केवल साक्षरता तक ही सीमित रखा गया तो हमारी शानदार विरासत विलीन हो जाएगी एवं कार्यक्रम भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो आप इसको ये जो अगर खाली राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूछ ले तो आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ना याद रहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के लिए उसकी कार्यनीति क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि कार्य में लाने के लिए, उस पर काम करने के लिए जो विस्तृत कार्यनीति तैयार की गई, कार्यान्वयन का मतलब आप समझते हैं, उस पर इंप्लीमेंट करना, उसको प्रयोग में लाना। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1 तो प्रौढ़ों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए अभिप्रेरित करना, जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना, है ना, कि लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके, शैक्षिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना, वर्तमान कार्यक्रमों में व्यापक सुधार लाना, लोक अभियान या जन आंदोलन आरंभ करना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कार्यनीति थी। इस प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से यह आशा की गई कि इसके द्वारा संपूर्ण देश में साक्षरता प्रसार के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिससे सभी के सहयोग से निर्धारित अवधि में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ रहे थे कि विस्तृत कार्यनीति तैयार की गई जिसके मुख्य बिंदु ये हैं, और जो प्रॉपर कार्यनीति है, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसकी, इसको समझते हैं। कार्य की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की कार्यनीति का गठन किया गया। नंबर 1 तो प्रेरणा जगाना, जन सहयोग प्राप्त करना, स्वैच्छिक संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त करना, चालू कार्यक्रमों में पर्याप्त जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए, जन आंदोलन चलाया जाए, सतत शिक्षा को संस्थागत स्वरूप दिया जाए, मानकीकृत अधिगम सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, सभी जगह शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं।
उपयुक्त कार्यनीति के आधार पर मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सशक्त प्रबंध व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके कर्मचारियों का उपयुक्त चयन और उनका विकास, सूचना का संग्रह, प्रसार तथा उपयोग, सुव्यवस्थित प्रवर्तन और आवश्यक मध्यावधि सुधार और मूल्यांकन का प्रबंध भी किया जाएगा। तो ये हमने समझा कि जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के लिए, उसको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर काम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उसने हमने उसको समझा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उस पर काम करने के लिए हमने जो प्लान बनाया वो उसका वर्णन किया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रॉपर हमने समझ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉन्ग में आएगा तो आप उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है, जिसकी पूर्ति के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मध्याह्न भोजन का तात्पर्य दोपहर के भोजन से होता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की आवश्यकता एवं महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार, देखते हैं। नंबर 1 तो इसकी आवश्यकता और महत्व की बात कर रहे हैं। ठीक, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की प्राप्ति, ये भी एक इसका महत्व है, इसकी आवश्यकता है। भारत सरकार ने वर्तमान समय में छात्र छात्राओं को कुपोषण से बचाने के लिए विद्यालय में मध्याह्न में यानी दोपहर में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक समझा और ये निश्चित किया कि प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन ऐसा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए जो छात्रों को 300 कैलोरी ऊर्जा की जगह प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी प्रति ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 ग्राम कैलोरी प्रति 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। दूसरा है अस्वस्थता एवं बीमारियों से बचाना, भी इसका एक महत्व है, इसका उद्देश्य है अस्वस्थता एवं बीमारियों से बचाना। बालकों को स्वस्थ रखने एवं बीमारियों से बचाने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन अति आवश्यक है। इसके अभाव में बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक ही कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस दृष्टि से भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है हमारा, भोजन संबंधी उपयुक्त आदतों का निर्माण करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था द्वारा बालकों में भोजन संबंधी स्वस्थ एवं उपयुक्त आदतों जैसे हाथ धोकर स्वच्छता के साथ भोजन करना, भोजन को दांतों से अच्छी तरह चबा करके खाना, भोजन करते समय उपयुक्त आसन और मुद्रा में बैठना इत्यादि का निर्माण किया जाता है। समय, धन एवं शक्ति की बचत करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था छात्र छात्राओं के समय, धन और शक्ति की बचत में भी हेल्प करती है। यदि विद्यालय में भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो उनके लिए देर तक विद्यालय में रुकना संभव नहीं होगा। बच्चा बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ करके घर भाग जाएगा, है ना। दोपहर में खाना खाने चला जाएगा, लौट करके नहीं आएगा और जो अपना दोस्त होगा उससे कह देगा तुम मेरा बस्ता लेते आना, है ना। ऐसा हम लोग भी करते थे, छोटे थे। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था बालकों को स्वस्थ सामाजिक जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसके द्वारा बालक मिलजुल कर भोजन की व्यवस्था करते हैं, साथ साथ बैठकर खाते हैं, मनोरंजन करते हैं, विभिन्न कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे उनमें सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे, मैत्री भाव जैसी भावनाओं का भी विकास होता है। तो ये हमने क्या समझा, ये हमने समझा कि जो हमारी मध्याह्न भोजन योजना है उसकी क्या आवश्यकता पड़ी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, समान स्कूल व्यवस्था क्या है। व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम। यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था कि कॉमन स्कूल पद्धति पर टिप्पणी कीजिए। चलिए समझते हैं समान स्कूल व्यवस्था क्या है। अमेरिका के प्रसिद्ध शास्त्री हॉरेस मन संसार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में सामान्य विद्यालय शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उन स्कूल के लिए किया था जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित थे और जिनमें सामान्यतः कोई शुल्क
नहीं लिया जाता था, जिनमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। असल में समान स्कूल व्यवस्था यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम एक ऐसे स्कूल की अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा हासिल करना सिखाती है। इसमें न तो धन आड़े आता है, ना ही शोहरत, न ट्यूशन के लिए कोई फीस, न किसी प्रकार का कोई प्रलोभन का कोई स्थान है। यही हमारी समान स्कूल सिस्टम है, समान स्कूल व्यवस्था है, समान स्कूल पद्धति है, कॉमन स्कूल पद्धति है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आप क्या समझते हैं? चलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात कर लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऐसी बालिकाओं जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है या जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे भी अधिक है की शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में की गई थी। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खंडों में स्थापित किए गए हैं जहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या जहां पे अधिक है और जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय आंकड़ों से कम है और साक्षरता में लैंगिक अंतर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इन विद्यालयों में 100 छात्राओं को आवासीय सुविधा देते हुए कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षा देने की व्यवस्था है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना हमने कराया है उतना पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा पेपर पूरा हवा में उड़ा के आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आश्रम पद्धति विद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो आश्रम पद्धति विद्यालय होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज आपके एग्जाम में क्या है? सबसे बड़ी चीज आपके एग्जाम में यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। क्या? किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। जिस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप ज्यादा ना लिखें, जितनी जरूरत है उतना लिखें। आप क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, वो सुन करके बड़ा दुख लगता है। क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन मत छोड़ो, ये सबसे बड़ी बात है। आश्रम पद्धति विद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो राज्यों एवं संघ शासित राज्य क्षेत्रों की आदिवासी उपयोजना में संचालित की जा रही है। यह योजना प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को शामिल करती है। अन्य लड़कों के आश्रम विद्यालय हेतु कोर्स का तरीका 50-50 के बेस पर है, जबकि संघ शासित क्षेत्रों को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के लिए आश्रम विद्यालय के निर्माण हेतु पूरी कोर्स सहायता प्रदान की जाती है। 50-50 के बेस पे वित्तीय सहायता अन्य गैर आवर्ती व्यय वस्तुओं के लिए जैसे उपकरणों, फर्नीचर, साज सामान की वस्तुओं की खरीद और छात्रावास की निवासियों के उपयोग के लिए छोटी लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबों की खरीद आदि। केंद्रीय सहायता जारी होने के 2 साल के भीतर ही आश्रम विद्यालय पूरा करना होता है। मौजूदा आश्रम स्कूलों के समय के विस्तार के लिए यद्यपि निर्माण हेतु 12 महीने की अवधि इसकी भी जो है निर्धारित की गई है। तो ये हम समझ रहे हैं कि आश्रम पद्धति विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। प्यारे दोस्तों, आपसे एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर चाहिए। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके इन क्वेश्चंस को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। अगर आपने हमारी मैराथन क्लास देखी है, जितने हमने क्वेश्चंस कराए हैं 3-4 पार्ट में वो देखे हैं, तो डेफिनेटली पेपर आपका पूरा यहीं से मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।